Assalamu alaikum students. My name is Dr. Mohammad Lukman and you are watching my YouTube channel Strong Medicos. तो स्टूडेंट्स आज हम थ्योरी से थोड़ा सा हट कर बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। एक ये रियल केस है जो कि हमारे हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ था, तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे हिस्ट्री से, उसके बाद एग्जामिनेशन, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट द मैनेजमेंट ऑफ दिस केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। My patient XYZ, 70-year-old male, unemployed with no known comorbids, came via OPD with the complaint of central chest pain on and off from 1.5 months, cough from 1 month, and shortness of breath from 15 days. तो बेसिकली पेशेंट को तीन कंप्लेंट्स थी। एक सेंट्रल चेस्ट पेन ऑन एंड ऑफ हो रहा था, उसको कफ हो रही थी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की कंप्लेंट थी। According to my patient, he was in his best usual state of health 1.5 months back. Then he started having a central chest pain, which is central, sudden, non progressive in nature, not radiating to any other region. Relieved by taking rest and aggravate on exertion. यहाँ ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का जो पेन है वो रेस्ट करने से ठीक हो रहा था और एग्रीवेट हो रहा था या वर्सन हो रहा था किसी काम के करने पे। He also had a cough started 1 month back, which is productive, pinkish sputum, 3 to 4 episodes of cough per day. Sputum is not blood stained, not foul smelling. He had a history of shortness of breath from 15 days. तो पेशेंट की जो नेक्स्ट कंप्लेन है वो एसओबी की है, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की है। पेशेंट हैज़ एसओबी मोर एट नाइट, यानी कि पेशेंट की ये कंप्लेन थी कि जब वो रात को सोता है तो उसको जो है वो रात के टाइम ज़्यादा सांस उखड़ता है सोने पर, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं पीएनडी पॉजिटिव, यानी कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। लेकिन ये बात याद रखने की है कि कभी भी हम हिस्ट्री में मेडिकल टर्म्स यूज़ नहीं करते, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। डिस्निया बिकम वर्स ऑन लाइंग फ्लैट एंड रिलीव्ड ऑन लीनिंग फॉरवर्ड, यानी कि उसका पेशेंट में ऑर्थोपनिया की भी कंप्लेन थी, कि पेशेंट की ये कंप्लेन थी कि जब वो सीधा लेटता है बिस्तर पर तो जो है वो उसको ज़्यादा डिस्निया होता है, उसकी सांस ज़्यादा उखड़ती है, और जब वो उठ के बैठता है तो उसका जो है वो उसे रिलीफ मिल जाता है, वो पेशेंट की सांस जो है वो बहाल हो जाती है, इम्प्रूवमेंट आती है। Initially, he became dyspneic on climbing the stairs, and but he has SOB while going to washroom. There is a history of poor nutritional intake. यानी कि पेशेंट की ये कंप्लेन थी कि इनिशियली जब पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती थी, उसे सांस फूलने लग जाता था जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता था, बट अब जो है वो उसे सिंपल यहाँ से मतलब रूम से वॉशरूम तक जाने में भी सांस उखड़ रहा है। देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल इंटेक, रिड्यूस्ड मीट इंटेक, नो हिस्ट्री ऑफ फीवर। ये भी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी चीज़ को रूल आउट करने के लिए, स्पेशली अगर हम कहें कि एसओबी और कफ अगर नमूनिया की वजह से है पेशेंट को, तो यहाँ उसे फीवर नहीं है। तो यहाँ हमें सबसे पहले तो हिस्ट्री से सिस्टम को रूल आउट करना होता है कि कौन सा सिस्टम पेशेंट का इन्वॉल्व है, पेशेंट को जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उसमें कौन सा जो है वो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। देन नो हिस्ट्री ऑफ पाल्पिटेशंस, हेमोप्टेसिस, हेमेचूरिया, हेमेटमेसिस, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, पाइका, जॉन्डिस एंड एब्डोमिनल पेन। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट में रेलिवेंट नेगेटिव फाइंडिंग्स हैं। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं उसकी पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, जिसमें पेशेंट की कंप्लेन थी कि उसकी जो है वो कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है 3 years बैक। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एलर्जी की हिस्ट्री जो है वो नेगेटिव थी। पर्सनल हिस्ट्री नोजिया, नॉर्मल बाउल हैबिट्स, पेशेंट इज स्मोकर फ्रॉम 20 years। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रिस्क फैक्टर है कार्डियक इश्यूज़ के लिए कि पेशेंट स्मोकर है पिछले 20 years से। बट याद रखिए कि पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड्स नहीं थे, जैसा कि उससे शुगर या ब्लड प्रेशर का इस तरह का कोई इशू नहीं था। Patient has reduced sleep because of the shortness of breath. Family history, doctor has tuberculosis positive but now treated, यानी कि उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पेशेंट यूजेस टैप वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जिससे हमने आइडिया लगाया कि पेशेंट का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ही लो है। तो हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हमें हिस्ट्री से ही, अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी होगी स्टूडेंट्स, तो आप 80% तक डायग्नोसिस अपनी हिस्ट्री से ही बना लेते हैं। हिस्ट्री से एटलीस्ट ये तो होना चाहिए कि आपकी जो है वो अगर एग्जैक्ट डायग्नोसिस ना, कम से कम कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बननी चाहिए, और एटलीस्ट ये रूल आउट होना चाहिए कि सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ जिस तरह की हमारे पास हिस्ट्री थी कि सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है, एक्सर्शन पे ज़्यादा हो रहा है, और उसको जो है रिलीफ मिल रहा है रेस्ट करने पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है कि पेशेंट को जो इशू है वो कार्डियक है।
और बाकी उसे कफ की कंप्लेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन है। तो या तो कफ और एसओबी जो है वो मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं, जैसे कि पल्मोनरी कॉजेज़ हो सकती हैं, कोई पल्मोनरी इन्फेक्शन। लेकिन पल्मोनरी इन्फेक्शंस को हम इस तरह से रूल आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को फ़ीवर की हिस्ट्री बिल्कुल नहीं थी। तो इसका मतलब है ये जो सारे फीचर्स आ रहे थे पेशेंट को, ये कार्डियक ओरिजिन से सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे पेशेंट के लिए। तो चलिए आगे हम उसकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अ थिन लीन 70-year-old मेल लाइंग ऑन बेड, oriented to time, place, and person. Regarding his vitals, blood pressure was 100/60, temperature afebrile, respiratory rate 38. Patient respiratory rate भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है. Pulse 79, saturation of oxygen 91 at room air. On GPE, anemia is negative and there are no sign and symptoms of jaundice, but pedal edema is positive. Patient को जो है वो mild pedal edema था. साइनोसिस, कॉलिनाइकिया, ल्यूकोनाइकिया, डिहाइड्रेशन, ये सब चीज़ें नेगेटिव थी और जेवीपी भी डिस्टेंडेड नहीं थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशेंट की जेवीपी डिस्टेंडेड नहीं थी, बट पीडल एडिमा से माइल्ड हो रहा था। रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑन इंस्पेक्शन द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज एब्डोमिनोथोरेसिक। जैसा कि हमें पता है कि मेल में एब्डोमिनोथोरेसिक होती है, फीमेल में थोरैको एब्डोमिनल होती है। शेप ऑफ द चेस्ट नॉर्मल थी, कोई डिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई प्रोमिनेंट वेन्स या पल्सटाइल मास नहीं था। देयर इज रिड्यूस चेस्ट मूवमेंट्स बायलैटरली सिमेट्रिकल, दोनों तरफ से जो है वो पेशेंट की चेस्ट मूवमेंट थोड़ी सी कम थी। पाल्पिटेशंस की अगर हम बात करें, पाल्पिटेशन पे जब हमने एग्जामिन किया, ट्रेकिया उसका सेंट्रली प्लेस था, रिड्यूस चेस्ट एक्सपेंशन बायलैटरली, एपेक्स बीट इज इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, नो मीडियास्टिनल शिफ्टिंग ऑन पाल्पेशन। On percussion, there is a stony dullness from 7th intercostal space on the right side. From 8th intercostal space, there is a stony dullness space below on the left side. तो यहाँ जब हमने पेशेंट को परकस किया, हमारी तकरीबन 90 to 95% डायग्नोसिस यहीं बन गई कि पेशेंट को स्टोनी डलनेस है, जो कि हमारे पास अगर यहाँ डायग्नोसिस की बात करें, अगर बुक आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा, जब हम परकस करते हैं और अगर हमें स्टोनी डल साउंड मिलता है परकस पे, तो इसका मतलब है पेशेंट को बाइलेट, इसका मतलब है पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है। तो इसका मतलब है इस पेशेंट में भी प्लूरल इफ्यूजन। जब हमने उसको ऑस्कल्टेट किया, नॉर्मल वेजिकुलर ब्रीथिंग थी, लेकिन रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड्स थी उसकी। कहाँ पर? उसके लोअर जोन्स में। जैसे कि हमने यहाँ कहा परकशन पे 7th इंटरकॉस्टल स्पेस राइट साइड पे और 8th इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट साइड पे, से ये इशू था। तो ऑस्कल्टेशन पे रिड्यूस्ड ब्रेथ साउंड थी उसकी और वोकल रेजोनेंस बायलैटरली लोअर जोन में भी रिड्यूस थी। सीवीएस एग्जामिनेशन पे S1 प्लस S2 प्लस S3, यानी कि उसको गैलप रिथम आ रहा था, जो कि वॉल्यूम ओवरलोड की निशानी है। देन उसमें जो है वो पेशेंट के अंदर प्रिकॉर्डियम की एग्जामिनेशन पे पैनसिस्टलिक या होलोसिस्टलिक मरमर सुनाई दिया, जो कि रेडिएट कर रहा था उसके लेफ्ट साइड ऑफ एक्सिला पे। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे पास अगर आपने थ्योरी अच्छी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि पैनसिस्टलिक मरमर माइट्रल रीगर्जिटेशन में मिलता है और बच्चों में अगर बात की जाए तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में मिलता है। मगर ये ओल्ड एज पेशेंट है, तो इसमें अगर पैनसिस्टलिक मरमर मिल रहा है तो इसका मतलब है पेशेंट को वेल्वुलर डिफेक्ट आ रहा है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिन इज सॉफ्ट, नॉन टेंडर और कोई विस्ट्रोमेगैली भी नहीं थी। सीएनएस जब चेक किया तो जीसीएस 15/15। तो ये हो गई पेशेंट की एग्जामिनेशन, जिसमें हमें कुछ क्लूज मिल गए कि एक तो पेशेंट को जो है वो सीवीएस में पैनसिस्टलिक मरमर आया, जो कि माइट्रल रीगर्जिटेशन को इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम ओवरलोड को S3 गैलप जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ये एक सीवीएस यानी कि उसका जो सिस्टम इन्वॉल्व है वो कार्डियोवास्कुलर है और साथ ही पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो रही है। तो चलिए हम अब उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चेस्ट एक्सरे को देखें तो इसमें जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड ट्रेकिया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें फाइंडिंग्स मिल रही हैं, कोई रिब फ्रैक्चर्स वगैरह नहीं है, मीडियास्टिनल शिफ्टिंग भी नहीं दिख रही। अगर आप कार्डियक शैडो को देखें तो यहाँ सिलहट साइन पॉजिटिव है। सिलहट साइन की अगर मैं बात करूं तो सिलहट साइन ये होता है कि नॉर्मली हमें लंग्स ब्लैक कलर के दिख रहे होते हैं एक्सरे के अंदर, और जो कार्डियक रीजन होता है यानी कि हार्ट होता है वो वाइट दिखता है। क्योंकि लंग्स में एयर होती है तो वो ब्लैक दिखते हैं, इसके अंदर फ्लूइड यानी कि ब्लड होता है हार्ट में तो ये वाइट दिखता है। अगर यही डेंसिटी सेम हो जाए, यानी कि थोरेसिक स्ट्रक्चर्स की, लंग्स की और कार्डियक रीजन की डेंसिटी सेम हो जाए तो ये सारा एक जैसा दिखने लग जाता है। जैसा कि अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि सिलहट साइन पॉजिटिव, मतलब जो कार्डियक और लंग्स की डेंसिटी सेम हो चुकी है,
कोई इसमें डिमार्केशन नज़र नहीं आ रही, तो इसमें सिलहट साइन पॉजिटिव है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जिससे हमारी डायग्नोसिस बन रही है वो ये है कि ऑब्लिट्रेशन ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल ऑन बोथ साइड्स। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें भी कॉस्टोफ्रेनिक एंगल लॉस हो चुका है, यहाँ भी, और कार्डियोफ्रेनिक एंगल भी लॉस हो चुका है। तो ये जो है वो हमें हमारी यहाँ पर ही डायग्नोसिस बन गई कि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हुई भी है, बाइलैटरली प्लूरल इफ्यूजन। तो अब हमें ये रूल आउट करना था कि इस प्लूरल इफ्यूजन जो बाइलैटरल हो रही है इसकी कॉज क्या है इस पेशेंट के अंदर। जैसा कि हमें पता है कि प्लूरल इफ्यूजन दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांसुडेटिव, दूसरी होती है एक्सुडेटिव। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो ट्रांसुडेटिव जो प्लूरल इफ्यूजन होती है, जो कि इस केस में है, यूजुअली बाइलैटरल होती है। इसकी कॉजेज मल्टीपल होती हैं, जैसे कि कार्डियक फेलियर, उसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि प्रोटीन लॉस होते हैं किडनी से, और उसके अलावा आपके सिरोसिस ऑफ द लिवर, क्योंकि एल्बुमिन उसमें बनता नहीं है तो एल्बुमिन के लेवल्स उसमें लो होते हैं, और गैस्ट्रिक एंटेरोपैथीज होती हैं, प्रोटीन लॉसिंग, जिसमें प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। तो जो सिस्टमिक यूजुअली कॉजेज होती हैं उसमें ट्रांसुडेटिव पिक्चर मिलती है। ट्रांसुडेटिव यानी कि प्रोटीन लेस फ्लूइड, इसमें प्रोटीन कंटेंट इतना नहीं होता। और दूसरा होता है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, वो कि जो कि यूनिलैटरल ज़्यादा हमें पाया जाता है यूजुअली, और उसकी जो कॉजेज़ होती हैं यूजुअली वो इन्फेक्टिव कॉज होती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, कोई मेलिग्नेंसी है, या फिर कोई पेनक्रेटाइटिस का इशू है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है, और यूनिलैटरल ट्यूबरकुलस इफ्यूजन के साथ पेशेंट मिलते हैं हमें यहाँ पे, उसका भी हम इंशाल्लाह केस डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जो पिक्चर आ रही है ये ट्रांसुडेटिव है। तो ट्रांसुडेटिव की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमने कहा कि कार्डियक इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, तो हम हर चीज़ को रूल आउट करेंगे। और जो हमारी हिस्ट्री थी उसमें हमने तकरीबन हमें रूल आउट हो ही चुका था कि इशू जो है वो कार्डियक ओरिजिन से है, पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेन से ये पता चल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी डायग्नोसिस तो ये बन गई है कि पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन हो रही है, लेकिन इसकी कॉज क्या है आगे कुछ और लैब्स जब हमने पेशेंट की करवाई तो पेशेंट की ईसीजी कराना बहुत ही मस्ट था। मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें इस ईसीजी में बता देता हूँ। ये उसी पेशेंट की ईसीजी है कि पेशेंट को क्या-क्या फाइंडिंग्स हैं, और अगर ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं, जो कि मैंने एक पूरी ईसीजी जिसमें पढ़ाई है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अगर हम यहाँ देखें लीड को, तो यहाँ सबसे पहले तो देखते हैं इसमें पेशेंट में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल रही है। लीड 1 को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में है, और लीड एवीएफ को देखेंगे नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक तो ये चीज़ है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल रही है। दूसरा यहाँ पर अगर देखें तो एक, अगर यहाँ देखें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को, तो लीड नंबर 1 में या फिर 2 में कि ये नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद ये एक ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है जिसकी टी वेव भी इन्वर्टेड है। ये अगर आपने मेरी ईसीजी की वीडियोस देखी हो तो मैंने वहाँ भी ये पढ़ाया था कि ये पीवीसीज हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस, और ये रेगुलर पैटर्न के साथ आ रही हैं, यानी कि एक नॉर्मल क्यूआरएस फिर एक पीवीसी, फिर नॉर्मल क्यूआरएस फिर एक पीवीसी, तो इसे हम कहते हैं बाइजेमाइनल पीवीसीज। तो ये पल्सेस बाइजेमैनी पेशेंट के अंदर हमें मिल रही थी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है ईसीजी के अंदर। और उसके अलावा अगर और फाइंडिंग्स हम देखें पेशेंट की, तो यहाँ लीड वी वन को अगर हम यहाँ देखें तो V1 और V6 को अगर देखें तो इसमें पेशेंट को जो है वो, सॉरी बैक कर देता हूँ मैं, ये दोबारा से देख लेते हैं। V1 में जो है वो डाउनवर्ड अगर एस वेव को हम काउंट करते हैं उसके नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस, तो यहाँ तकरीबन 2 to 3 बन रहे हैं। और V6 में हम यहाँ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के जो है वो लार्ज बॉक्सेस काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ 3 to 4 ये भी बन रहे हैं। या फिर आप V5 या V6 को देख लें, तो ये स्कोलो क्राइटेरिया है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को जज करने के लिए। तो यहाँ इसका स्कोलो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था, तो इस पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। यानी कि आप अगर देखें तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डाउनवर्ड आ रहा है V1 के अंदर, तो उसके एस वेव की हम बॉक्सेस काउंट करते हैं, या तो स्मॉल बॉक्सेस आप यहाँ V1 में जो है वो काउंट करेंगे एस वेव के, और स्मॉल बॉक्सेस हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के यहाँ V6 में। अगर ये मोर देन 35 या इक्वल टू 35 हैं तो इसका मतलब है पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ टी वेव इन्वर्जन्स मिल रही हैं, जो कि साइन है इस्कीमिया का। और उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो टी वेव इन्वर्जन के साथ साथ ये पी आर इंटरवल है, और ये उसका पेशेंट का एस टी सेगमेंट है। तो एस टी सेगमेंट थोड़ा सा डाउनवर्ड है एज कम्पेयर टू पी आर इंटरवल, तो मतलब पेशेंट को एस टी सेगमेंट डिप्रेशन भी है और साथ में टी वेव इन्वर्जन भी है।
यहाँ पर भी ये पीवीसी दिख रही है आपको, तो ये जो है, जो ये पैटर्न है, टी वेव डाउनवर्ड आ रही है और एसटी सेगमेंट भी डिप्रेस, तो ये इस्कीमिया को शो करता है। तो इसका मतलब है हमारी तकरीबन डायग्नोसिस बन चुकी है कि पेशेंट को जो है वो इस्कीमिया यानी कि एंजाइना की कंप्लेंट थी। जो पेशेंट को एक्सर्शन पे पेन ज़्यादा हो रहा था, सेंट्रल चेस्ट पेन, और रेस्ट पे ठीक हो रहा था, वो बेसिकली इस्कीमिया का पेन था, कार्डियक इशू का पेन था। पेशेंट को इनिशियली क्या हुआ कि उसे एमआई हुआ होगा, उसकी वजह से पेशेंट को फिर एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ, और फिर पल्मोनरी कंजेस्शन और प्लूरल इफ्यूजन हुई, जिसकी वजह से ये सारी पेशेंट में एसओबी की कंप्लेन वगैरह आ रही थी। चलिए अब आगे कुछ लैब्स की बात करते हैं। ये पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि तकरीबन नॉर्मल ही हैं। सोडियम 144, पोटेशियम 4.5, क्लोराइड 110, बाइकार्ब 31। थोड़े बहुत इसके एलएफटीज डीरेंज थे। बाकी अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर हम इसको सपोज इसका सीरोसिस ऑफ लिवर बनाना चाहें कि ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन की वो कॉज है, तो लेकिन यहाँ पेशेंट का एल्बुमिन नॉर्मल है। सीरोसिस में एल्बुमिन हमें कम मिलता है। बाकी एलडीएच भी नॉर्मल है, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी नॉर्मल है। सीबीसी पेशेंट की देख लें तो हमारे पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक पिक्चर है। एच बी 10.4 का है, आर बी सी 4.3, हेमेटोक्रिट 33%, एम सी बी 77, एम सी एच 24, एम सी एच सी 31। टीएलसी भी नॉर्मल है, न्यूट्रोफिल और बाकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी नॉर्मल है, और प्लेटलेट्स आर विद इन द नॉर्मल रेंज। यहाँ ये प्लूरल फ्लूइड डीआर की अगर हम बात करें, तो उस पेशेंट का प्लूरल टैप किया था और उसका हमने डीआर भिजवाया था। हालांकि हमें जो है वो इनिशियली ये पता चल चुका था, लेकिन हमने प्लूरल फ्लूइड जब टैप किया टीबी को और दूसरी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए, तो इसमें हमें ट्रांसुडेटिव पिक्चर मिली, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो यहाँ अगर देखें, प्रोटीन 1.27 ग्राम पर डेसीलीटर है। अगर लेस देन 3 आ रहे हैं तो ट्रांसुडेटिव, मोर देन 3 तो एक्सुडेटिव, जो कि इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि पेशेंट को ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन थी। शुगर उसकी 111 mg पर डेसीलीटर, और एल डी एच 40, लेस देन 200 क्या होता है ट्रांसुडेटिव, और एल डी एच अगर मोर देन 200। तो जैसा कि आप रिमार्क्स में देख सकते हैं इसकी लैब में कि फ्यू बेनाइन मीजोथीलियल सेल्स एंड फॉर्मी मैक्रोफेजेस। बेसिकली जब पल्मोनरी कंजेस्शन होती है वहाँ कुछ हीमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। यानी कि मैक्रोफेजेस जहाँ वेनस कंजेस्शन होती है वहाँ आरबीसीज एक्यूमुलेट होते हैं, तो आरबीसीज को मैक्रोफेजेस जो है वो खाते हैं, जिसकी वजह से हीमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस आते हैं। और फिर जब आरबीसीज ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं और जब पेशेंट कफ करता है और उसमें स्प्यूटम आता है, इसीलिए वो पिंक कलर का स्प्यूटम आता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हेमोसिड्रिन लैडन मैक्रोफेजेस जो कि आरबीसीज को ब्रेक कर रहे होते हैं ड्यू टू पल्मोनरी कंजेस्शन। फिर हमने पेशेंट का एएफबी स्मेयर भिजवाया जो कि नेगेटिव आया, तो हमने यहाँ रूल आउट कर लिया टीबी को। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट का ट्रोपोनिन आई लेवल्स बहुत ही रेज थे। इसका मतलब है 12.4 के थे। इसका मतलब है पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ, उसकी वजह से उसे एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ, और देन उसकी वजह से उसे प्लूरल इफ्यूजन, और उसकी वजह से उसकी प्रेजेंटेशन थी, यानी कि पेशेंट की कंप्लेन थी कि उसे जो है वो इस्कीमिया की वजह से उसे चेस्ट पेन हो रहा था, और जो पल्मोनरी कंजेस्शन और प्लूरल इफ्यूजन की वजह से उसे प्रोडक्टिव कफ यानी कि पिंकिश स्प्यूटम के साथ आ रही थी, और उसके अलावा जो है वो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू दिस इफ्यूजन हो रहा था, और उसका रिस्पायरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ रहा था, टेकिपनिक था पेशेंट। देन अगर यहाँ पे अब हमारी डायग्नोसिस तकरीबन बन चुकी है कि पेशेंट को बायलैटरल प्लूरल इफ्यूजन है सेकेंडरी टू कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि एक्यूट हार्ट फेलियर में पेशेंट ने हमारे पास प्रेजेंट किया था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हमारे पास उसका प्लान ये था कि हमने पेशेंट के प्रो बीएनपी लेवल्स भिजवाए, ताकि हमें पता चल जाए कि उसके जो है वो एसओबी का ओरिजिन जो है वो इसलिए भिजवाए जाते हैं कि हमें एसओबी यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग का पता चल जाए कि वो कार्डिक ओरिजिन की है या फिर वो पल्मोनरी ओरिजिन। तो हमने वो भिजवाए, और हमने फिर पेशेंट के लिए ईको प्लान किया। देन हमने उसे मैनेज क्या किया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि टैबलेट एस्पिरिन 75 mg ओडी, सबको पता है ये किस लिए दी जाती है, ब्लड थिनर है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को ब्लॉक करती है ताकि प्लेटलेट्स कोagulate ना हो और पेशेंट स्कीमिया से बच जाए फ्यूचर, इसके लिए फ्यूचर उसे एमआई ना हो। टैबलेट रेमीपेस जो कि रेमिप्रिल है, एस इनहिबिटर है, और ये फर्स्ट लाइन एजेंट है किस चीज़ के लिए, कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स को हम देते हैं 2.5 mg ओडी डोज में। देन टैबलेट बीसोप्रोलोल जो कि बीटा ब्लॉकर है 5 mg ओडी। ये बीटा ब्लॉकर इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ हार्ट फेलियर। तो हम हार्ट फेलियर के पेशेंट की जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उसे बीटा ब्लॉकर्स लाजमी दिए जाते हैं। टैबलेट रोसुवास्टेटिन जो कि स्टेटिन है, सबको पता है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट है, 20 mg एच एट यानी कि नाइट में, ताकि पेशेंट का एथ्रोमास और ये कंप्लेन, क्योंकि जो स्मोकर पेशेंट्स होते हैं उसमें एथ्रोस्क्लेरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो उस चीज़ को हम कम करने के लिए फिर ताकि फ्यूचर में उसे इस्कीमिया और उसके जो है वो आर्टरीज़ में ब्लॉकेज ना हो ड्यू टू एथ्रोमास और एथेरोस्क्लेरोसिस, तो हम स्टेटिन ऐड करते हैं ऐसे पेशेंट में। टैबलेट लैसिक्स 40 mg बीडी। तो ये लैसिक्स जो है वो हमारे जो 40 mg हम दे रहे हैं, बेसिकली ये फ्यूरासिमाइड है। हमने उसे टैबलेट की शेप में दी, इसलिए दी जाती है ये कि पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन थी, यानी कि उसकी जो प्लूरल इफ्यूजन थी, इससे वो इम्प्रूव होगी, यानी कि डायूरेसिस की मदद से फ्लूइड कम होगा उसके प्लूरल इफ्यूजन का भी, और उसके अलावा जो पेशेंट को पेडल एडीमा हो रहा था, इससे वो भी इम्प्रूव होगा। याद रखिए कि हार्ट फेलियर की जो मोर्टिलिटी है वो इस लैसिक से यानी कि फ्यूरासिमाइड से इम्प्रूव नहीं होती। वो किस चीज़ से इम्प्रूव होती है? बीटा ब्लॉकर से और इसके रैमिप्रिल यानी कि एस इनहिबिटर, ये इम्प्रूव करते हैं मोर्टिलिटी को। लेकिन लैसिक्स या फ्यूरासिमाइड जस्ट सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देता है हार्ट फेलियर पेशेंट्स के अंदर। टैबलेट एनजीसेड एसओएस यानी कि एज पर नीड। एनजीसेड इज ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये हम उस सूरत में दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हमारे पास था और इसे एक्यूट कॉर्निस सिंड्रोम यानी कि एंजाइना का दोबारा से अटैक आता, तो हम उसे फॉरन एनजीसेड यानी कि एसीएस प्रोटोकॉल में शामिल है, तो इसीलिए हमने इसको एज पर नीड। तो स्टूडेंट्स बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर इस तरह की मजीद आपने वीडियोज़ देखनी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।